नमस्कार दोस्तों, न्यू डायरेक्शन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में और यह इसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने कोशिका परिचय और कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। कोशिका परिचय में हमने देखा था रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी और जो कोशिका उन्होंने खोजी वह एक मृत कोशिका थी और रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बाद एंटोनी वॉन लीeuwenhoek जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की और उसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। और फिर हमने पढ़ा था कोशिका सिद्धांत के बारे में। स्वान और स्लाइडन नामक दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया जो किसी भी जीव का जो निर्माण है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर होता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण कोशिकांगों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। उसके बाद कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद राइबोसोम, लाइसोसोम, उसके बाद परद्रव्य जालिका जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी बोलते हैं ER। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम के बारे में। रसधानी, गोल्जी काय, लवक और अंत में पढ़ेंगे हम केंद्रक के बारे में। तो साथियों ये वो महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे सामने लिखे हुए 12 हैं। सबसे पहले कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःपरद्रव्य जालिका यानी ER, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। उसके बाद रसधानी, गोल्जी काय, लवक और केंद्रक। सबसे पहले हम आज इस वीडियो में केवल यहाँ तक पढ़ने वाले हैं। 6 कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे और इसको याद करने का भी साथ के साथ प्रयास करेंगे। तो देखते हैं इसके बारे में। इसको समझने से पहले इन 6 कोशिकाओं को हम याद करने, इनके नाम को याद करने का प्रयास करते हैं। तो इसको एक बार अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारे लिए समझना बहुत ही आसान होगा। सबसे पहले कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य। 2-3 बार इसको आप रिवाइज कीजिए, बोल कर देखिए अकेले अगर आप पढ़ रहे हैं तो। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो आप इसको याद कर लीजिए। समय का अभाव है तो एक बार इसको आप अकेले में बैठ के 2-3 बार रिवाइज कीजिए, इसको नाम याद रखिए। उसके बाद समझना बहुत ही आसान होगा। नाम से हमें बहुत से कोशिकांग ऐसे हैं जिससे नाम से हमें आइडिया लगा सकते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति, तो इसके बारे में मार्केट में बहुत सी जो किताबें होती है उसमें बताया जाता है कि यह पादप, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि संसार उतना ही नहीं है जितना हम देखते हैं। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है R.H. विटेकर। टैक्सोनॉमी में इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा है। पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। और हम थोड़ा बहुत इन दोनों के बारे में ही जानते हैं। एनिमेलिया जीव जंतु
और प्लांटी पेड़ पौधों के बारे में। बाकी इन तीनों के बारे में हमें बहुत ही कम पता है, बिल्कुल ना के बराबर। और अगर हम बात करें कोशिका भित्ति इनमें से किस किस में पाई जाती है, मोनेरा में, कवक में और प्लांटी में, इन तीनों में। तो ऐसा कहना कि केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है तो वह ठीक नहीं है, मतलब गलत है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोशिका भित्ति है वह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, या जंतु में नहीं पाई जाती। इसमें नहीं पाई जाती, ठीक है। और जो इनमें वो ये पाई जाती है तो वो किस चीज की बनी होती है देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे अगर हम बात करें प्लांटी यानी पादपों में कोशिका भित्ति की बात करते हैं। पादपों में किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की, इसकी सेलुलोज की। और सेलुलोज में भी कितना प्रतिशत, 55 से 60, ठीक है। और बाकी इसमें क्या होता है, पैक्टीन और लिग्निन और कुछ वैक्स, ये चीज इसमें शामिल है। और अगर हम बात करें कवक में यह है काइटिन की बनी होती है। और अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया में, या हम बोल सकते हैं इसको नीलहरित शैवालों में, तो उसमें जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिड ग्लाइकेन की, ठीक है। पादपों में सेलुलोज की, कवक में काइटिन की, और साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवालों में यह पेप्टिड ग्लाइकेन की बनी होती है। तो ये थी कोशिका भित्ति। अगर हम बात करें इसके कार्य को लेकर, यह काम क्या क्या करती है, तो इसके कार्य, कोशिका भित्ति के कार्य, तो यह पादपों में यांत्रिक अवलंब प्रदान करती है, पादपों को यांत्रिक अवलंब प्रदान करती है, ठीक है। यांत्रिक अवलंब का मतलब क्या, मैकेनिकल सपोर्ट। और यह पादपों की कोशिका में कंकाल निर्माण का कार्य करती है, कंकाल निर्माण का कार्य भी करती है, ठीक है। और यह पादपों में जो पदार्थों का आवागमन है उसको बाधित नहीं करती। क्यों नहीं करती, यानी है पदार्थों के आवागमन को बाधित नहीं करती। क्यों, क्योंकि यह एक मृत संरचना होती है, डेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ कार्य है जो यह पौधों को यांत्रिक अवलंब प्रदान करती है, मैकेनिकल सपोर्ट कहते हैं हम जिसको, जिसकी वजह से पौधों में मजबूती आती है, कंकाल निर्माण के कार्य में यह भाग लेती है, और पदार्थों के आवागमन को यह बाधित नहीं करती क्योंकि यह एक मृत संरचना है, ठीक है। तो ये थी कोशिका भित्ति जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। उसके अलावा यह पादपों में सेलुलोज की बनी होती है, कवकों में काइटिन की, और साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल में पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। उसके बाद हम अगले कोशिका अंग की बात करें तो वह हमारा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे देखते हैं ये हमारी कोशिका है, जो इसका बाह्य आवरण होता है वो किस चीज का बना होता है, बाह्य आवरण में यह कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है, कोशिका झिल्ली। और इस कोशिका झिल्ली के अंदर सभी के सभी कोशिका घटक पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, राजधानी वगैरह, सभी के सभी जो
कोशिका के घटक है, कोशिका के सभी घटक कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली के अंदर। कोशिका झिल्ली यहाँ से यहाँ तक, और इसके अंदर सभी के सभी क्या पाए जाते हैं? सभी घटक पाए जाते हैं। ठीक है। और ये किस चीज की बनी होती है? यह लिपिड व प्रोटीन की, लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। और यह कार्य क्या करती है? यह कोशिका के अंदर जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको नियंत्रण करने का कार्य करती है। क्या करती है? कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ठीक है। क्या करती है? नियंत्रित करने का कार्य करती है। और इसके अलावा यह चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य का मतलब क्या होता है? यह कुछ पदार्थों को जो आवश्यक, कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थ है उनको अंदर जाने देती है, और कुछ पदार्थों को नहीं जाने देती। कौन से पदार्थों को नहीं जाने देती? जो कोशिका के लिए आवश्यक नहीं है। कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है और कुछ को नहीं। जैसे चाय छानने की जो छलनी होती है उसमें हम चाय को छानते हैं, जो आवश्यक है यानी चाय उसको कप में जाने दिया जाता है, और जो चाय पत्ती होती है वो छलनी के द्वारा ऊपर रख ली जाती है। तो इसी प्रकार का इसका ये कार्य होता है। ठीक है। और यह क्या करती है? प्रासरण व विसरण, इसका भी काम करती है। प्रासरण विसरण में क्या होता है? इसमें होता है जल का स्वतः प्रवाह, और जो यह जल का प्रवाह है वो कहां से कहां होता है? ज्यादा से कम की ओर। ठीक है। और विसरण में, डिफ्यूजन में, इसमें क्या होता है? गैसों का स्वतः प्रवाह। स्वतः प्रवाह मतलब अपने आप। ठीक है। स्वतः प्रवाह होता है, और जब यह स्वतः प्रवाह होता है इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती। ठीक है। इसका मतलब क्या? स्वतः प्रवाह की इसमें ऊर्जा जो खर्च नहीं होती है। तो ये थी हमारी कोशिका झिल्ली। ठीक है। तो इसमें सभी के सभी घटक पाए जाते हैं। यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और कोशिका के अंदर पदार्थों को नियंत्रित करने का यह काम करती है। और यह क्या होती है? चयनात्मक पारगम्य, या हम इसको बोल सकते हैं अर्ध पारगम्य। ठीक है। यानी आधे जो कुछ पदार्थ होते हैं उसको जाने देती है, और कुछ पदार्थ जो आवश्यक नहीं है उनको यह रोक लेती है। ठीक है। और यह प्रासरण और विसरण का भी कार्य करती है। प्रासरण में जल का प्रवाह शामिल होता है, और विसरण में गैसों के प्रवाह को। ठीक है। तो उसके बाद जो कोशिका का अंग है वो हमारा, उसको देख लेते हैं। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके खोज की, जीव द्रव्य की खोज किसने की, और इसका नामकरण किसने किया, तो उसमें हमारा है डुजार्डिन। इसकी खोज की अगर हम बात करें, किसने? डुजार्डिन नाम का एक विज्ञानी था जिन्होंने जीव द्रव्य की खोज की, और इसका नामकरण किसने किया? पुरकिंजे ने। ठीक है। और यह है एक गाढ़ा तरल पदार्थ है, और इसमें सभी की सभी जैविक क्रिया होती है। अगर हम इसको देखें, यहाँ पे हमारी कोशिका होगी, तो ये देखो। ठीक है। और इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, रसधानी केंद्रक, ये सभी के सभी जीव द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं, और इसमें सभी की सभी जैविक क्रिया होती है। जैविक क्रियाएं किसमें होती है? जीव द्रव्य में। ठीक है। यानी कि जो कोशिका के अंग है सभी के सभी कार्य कहाँ पे करते हैं? जीव द्रव्य के अंदर करते हैं, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको जीवन का आधार बोला जाता है। जीव द्रव्य को क्या बोला जाता है? जीवन का आधार।
यह सभी के सभी कोशिकाओं को बांधे रखता है, ठीक है। और इसमें लगभग 80% जल पाया जाता है। और अगर हम बात करें इसके प्रकार की, तो यह कितने प्रकार का होता है, तो यह 2 प्रकार का होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। कौन कौन से? ये तो होता है यहाँ पे कोशिका द्रव्य, और ये हमारी केंद्रक झिल्ली। क्या? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य, ठीक है। और ये कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। तो इसके 2 ये चीज से मिलकर बना होता है कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, ठीक है। इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है? हमारा जीव द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है? हमारा जीव द्रव्य। और यह कोशिका को सूखने से बचाता है, यह कोशिका को सूखने से बचाता है। तो ये था हमारा जीव द्रव्य। इसकी खोज डुजार्डी ने और इसका नामकरण पुरकिंजे ने किया था। गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, सभी जैविक क्रिया इसी के अंदर होती है, इसलिए इसको जीवन का आधार बोला जाता है। और इसमें लगभग 80% जल पाया जाता है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। यह 2 प्रकार का होता है, यानी 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। इसके अंतर्गत कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा जीव द्रव्य। अब हम पढ़ते वाले हैं अगले कोशिका अंग के बारे में। तो अगला कोशिका अंग है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा अंग है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके बारे में हम बात करें इसकी खोज को लेकर। इसकी खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है जो कोलिकर नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और इसका नामकरण सी वेंडाल नामक एक वैज्ञानिक थे, और उन्होंने इसका नाम क्या बताया था? बायोब्लास्ट। पहले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या था? बायोब्लास्ट। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया है? अल्टमैन द्वारा। अल्टमैन साहब ने इसका नाम क्या रखा था? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसमें ऑक्सी श्वसन होता है। क्या होता है? ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है। अगर हम देखें कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को, जैसे ये हमारी कोशिका होगी, ठीक है। और इसमें यहाँ पे राइबोसोम और डीएनए होते हैं। और जो इसकी अंदर वाली जो परत है इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी, ठीक है। और यह दोहरी झिल्ली से निर्मित होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास अपना खुद का क्या है? खुद का राइबोसोम और डीएनए, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्कर चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स चक्कर। और इसमें क्या होता है क्रेब्स चक्कर में? इसमें श्वसन की क्रिया द्वारा एटीपी व ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और इससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अगर हम बात करें एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और एडिनोसिन और ग्लूकोज को तोड़कर क्या प्राप्त की जाती है? ऊर्जा, ठीक है। और एटीपी को क्या कहते हैं? एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा
ऊर्जा मुद्रा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। यानी कि जैविक पदार्थों में, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैविक पदार्थों में ऊर्जा को किस में मापा जाता है? एटीपी में मापा जाता है, एटीपी। और एक एटीपी में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? एक एटीपी में 7.2 कैलोरी क्या होती है? ऊर्जा होती है। और भौतिक पदार्थों में यानी फिजिक्स में ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में, ठीक है। और जैविक पदार्थों में एटीपी में मापा जाता है ऊर्जा, ठीक। तो इससे हमें क्या प्राप्त होती है? क्रेब्स चक्र से ऊर्जा प्राप्त होती है, ग्लूकोज तोड़ा जाता है, एटीपी में ऊर्जा को मापा जाता है। और इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा का घर इसको कहा जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? क्रिस्टी पाया जाता है, ठीक है। जो कोशिका की आंतरिक दीवार को क्या बोला जाता है? क्रिस्टी बोला जाता है। और अगर हम बात करें, इस पे खुद का डीएनए होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। एमडीएनए इसको हम बोलते हैं। और ये एमडीएनए बहुत ही छोटा होता है। छोटे का मतलब क्या है? इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, इतना छोटा, ठीक है। तो इसको इससे कंपैरिजन करेंगे। जैसे हम देख लेते हैं सबसे पहले डीएनए, इसकी तुलना एमडीएनए की डीएनए से करके देखते हैं। डीएनए क्या होता है? हमारे डीएनए में जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन, जो हमारे माता पिता के गुण बच्चों में आगे ट्रांसफर करते हैं, ठीक। और यह जो डीएनए होता है, कुछ इस प्रकार की संरचना इसकी होती है। इसमें सेगमेंट पाए जाते हैं, जैसे हाइट, ठीक है। हमारी हाइट या स्किन कलर निर्धारण होता है जीनों के माध्यम से, या फिर जो हमारा इंसुलिन। तो इस प्रकार ये किसमें होते हैं? ये डीएनए में होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सेगमेंट बोलते हैं, जीन सेगमेंट इसको हम बोला जाता है, या कोडिंग सेगमेंट, कोडिंग सेगमेंट, ठीक है। और यह जो डीएनए है कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। केंद्रक में डीएनए और डीएनए में जीन पाया जाता है। इसका एक अलग से टॉपिक लेके आएंगे, उसमें हम इससे विस्तार से समझेंगे। लेकिन जो एमडीएनए है, ठीक है, वो बहुत ही छोटा होता है आकार में। उसकी तुलना हम डीएनए से कर रहे हैं, तो यह कितना होता है? इनकी जो संख्या होती है, ये 20,000 से लगभग 25,000 तक पाए जाते हैं। और एम जो डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इनकी संख्या कितनी होती है? यह केवल संख्या में कितने होते हैं? 37, ठीक है। और जो ये एमडीएनए है, इनमें ये सिगमेंट, जीन सिगमेंट या कोडिंग सिगमेंट इसमें नहीं पाए जाते। यह केवल किस में पाए जाते हैं? डीएनए में। और यह डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, ठीक है। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, तो ये कहाँ से बच्चों को प्राप्त होता है? तो यह माता से यह बच्चे के शरीर में जाता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है? ये माता से, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को मातृ रेखीय अनुवांशिकी, तो इसको दोबारा देख लेते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो इसमें ऑक्सीश्वसन होता है, क्रेब्स चक्कर चलता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? पावर ऑफ एनर्जी कहते हैं। उसके बाद इसका खुद का राइबोसोम होता है, यानी कि ये अपना प्रोटीन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। और खुद का डीएनए होता है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 37 होती है। और यह माता से, किससे? माता से बच्चों में ट्रांसफर होता है, यह लड़का हो चाहे लड़की हो। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मातृ रेखीय अनुवांशिकी। तो ये था हमारा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में, अगला जो कोशिका अंग हमारा राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है, सबसे
छोटा अंग, ठीक है। और यह कोशिका में प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, प्रोटीन निर्माण, ठीक है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को, ठीक है। और प्रोटीन की इकाई क्या है, प्रोटीन की इकाई, प्रोटीन की इकाई किसे कहते हैं, अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन की इकाई है। और यह जो राइबोसोम है दो प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। ये हल्का होता है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। और यह हल्का होता है, और यह इसकी तुलना में भारी होता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। जैसे पादप कोशिका, जंतु कोशिका, और ये जैसे बैक्टीरिया वगैरह में, नील हरित शैवालों में ये पाया जाता है, और ये पादप या जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ये था राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटा अंग होता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, और इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। और प्रोटीन की इकाई किसे कहते हैं, अमीनो एसिड को कहते हैं, यानी कि अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, 70S और 80S। जो 70S है यह हल्का होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ठीक है। और 80S यह इसकी तुलना में भारी होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ठीक है। और एस का मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला जो कोशिका अंग है वो होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम, अगर हम बात करें इसकी खोज की, तो इसकी खोज डी डुबे ने द्वारा की गई है। और यह कोशिका के अंदर, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है, पाचन का कार्य करता है। पाचन का कार्य का मतलब क्या है, इसमें यह जटिल पदार्थों को सरलीकरण करता है। जटिल पदार्थों में क्या करता है, सरलीकरण, यानी कि जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम, ठीक है, यह एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है। और जो भी कोशिका का अंग ठीक तरह से कार्य नहीं करता तो यह क्या करता है, उस पर जल अपघटक एंजाइम का छिड़काव करके उसको नष्ट कर देता है। यानी जो भी कोशिका का अंग, कोशिका अंग ठीक रूप से कार्य, मान के चलते हैं राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। और वो प्रोटीन का निर्माण करने से क्या करते हैं, भाई मैं प्रोटीन का निर्माण नहीं करूंगा, तो उसका दिमाग खराब, अपने आप देख लेना, कोशिका से कहता है और मना कर देता है। तो फिर उसको किसके पास भेजा जाता है, लाइसोसोम, फिर ये जाता है, ठीक है। और उस पर किस चीज का छिड़काव कर देता है, जल अपघटक एंजाइम का, और उसको नष्ट कर देता है। यानी कि यह क्या करता है, प्रशासन का कार्य करता है। जैसे पुलिस होती है ना, तो वो यही कार्य करता है, ठीक। यानी कि जो भी कोशिका का अंग खराब हो जाता है, ठीक कार्य नहीं करता, खराब लिख देते हैं, खराब होने पर यह उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और कभी कभी पूरी की पूरी कोशिका खराब हो जाती है, जैसे सभी के सभी अंग कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते या उसमें गड़बड़ हो जाती है, तो ये क्या कर लेता है, अपने आप को फाड़ देता है, और जो ये एंजाइम है पूरी की पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो जब पूरी की पूरी कोशिका खराब हो जाती है, पूरी कोशिका ठीक से काम नहीं करती, पूरी कोशिका खराब होने पर यह खुद को क्या कर लेता है, खुद को फाड़ लेता है या अपने आप फट जाता है, ठीक है।
और जिसकी वजह से क्या होता है, पूरी की पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्मघात थैली। कोशिका की आत्मघात थैली या एटम बॉम्ब ऑफ सेल। कोशिका का इसको क्या कहा जाता है, एटम बम। ठीक है, और यह आरबीसी में नहीं पाया जाता, इस बात का आप ध्यान रखना। आरबीसी में नहीं पाया जाता, ठीक है, ऐसे। ठीक, और आरबीसी की जो मृत्यु कहाँ पर होती है, प्लीहा में, स्प्लीन में, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। ठीक, तो लाइसोसोम खोज डी डुबे ने की थी, और यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम होता है। ठीक है, और इसकी वजह से अगर कोई भी कोशिका अंग ठीक रूप से कार्य नहीं करता तो यह क्या करता है, उसको नष्ट करने का कार्य करता है। कभी कभी पूरी की पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह पूरी कोशिका को भी नष्ट कर देता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्मघात थैली, यानी एटम बम भी इसको कोशिका का कहा जाता है। और यह कहाँ नहीं पाया जाता, आरबीसी में नहीं पाया जाता। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है, प्लीहा में, इसलिए उसको कब्रिस्तान कहा जाता है आरबीसी का। तो ये थे हमारे कुछ कोशिका के महत्वपूर्ण अंग, और कुछ जो कोशिका के अंग बचते हैं उसको हम अगली वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।